बेटा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट हमारी जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में हमने अपना लेक्चर नंबर 3.8 देखा था और उस क्लास में हम लोगों ने एक ऐसा टॉपिक डिस्कस किया था कि जो इतना ख़ास है नहीं और ना ही वो कोई इतना ख़ास पेपर में आता है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट भी है, पेपर में आता भी है और पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। टॉपिक का जो नाम है वो है इंक्लाइंड प्लेन। सबसे पहली बात तो ये इंक्लाइंड प्लेन होता क्या है, या इंक्लाइंड प्लेन की लॉजिक क्या है, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। आप तमाम बच्चों के घरों के आगे स्लोप बना हुआ होगा बाइक चढ़ाने के लिए, ठीक है ना, जिस पर नॉर्मल तो हम खुद चढ़ते हैं। 90% मैंने लोगों की आदत देखी कि वो जो स्लोप होता है उसके साथ स्टेप्स बने हुए होते हैं, बट वो स्टेप्स को यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट स्लोप के ऊपर जा रहे होते हैं। ये 90% लोगों की आदत है। तो वो बहरहाल इंक्लाइंड प्लेन है। आपके पास कोई भी ऐसा सरफेस, बुनियादी तौर पे इंक्लाइंड प्लेन की डेफिनेशन यही है कि ये देखें, कोई भी ऐसा सरफेस कि जिसका एक एंड ऊपर हो और एक एंड नीचे हो, कोई भी ऐसा सरफेस कि जिसका एक एंड क्या हो, ऊपर, और एक एंड कहाँ हो, नीचे। या फिर कोई भी ऐसा सरफेस कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल बना रहा हो, कुछ ना कुछ क्या बना रहा हो, एंगल बना रहा हो। कम बना सकता है, ज़्यादा बना सकता है। ज़्यादा एंगल बनाएगा तो स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, कम एंगल बनाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी सरफेस के जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही हो, उसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल आपकी वो है स्लाइड। आप सब बच्चे वाटर पार्क वगैरह गए होंगे या पार्क्स वगैरह में जाके आपने स्लाइड तो ली होगी, सब ने ली, हमने भी ली, आपने भी ली होगी। तो लिहाजा स्लाइड जो है आपके पास किसकी एग्जांपल है, इंक्लाइंड प्लेन की एग्जांपल है। तो इंक्लाइंड प्लेन की डेफिनेशन ये बनती है कि इंक्लाइंड प्लेन एक ऐसी सरफेस होती है कि जिसका एक एंड ऊपर होता है और एक एंड नीचे होता है। या फिर इंक्लाइंड प्लेन एक ऐसी सरफेस होती है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या बना रही हो, एंगल बना रही हो। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इंक्लाइंड प्लेन का। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, तमाम बच्चों को समझ में आ गई। तो आइए तवज्जो के साथ ज़रा इंक्लाइंड प्लेन की हेडिंग डालें और लिखना शुरू करें। आज बच्चे वैसे काफ़ी कम आए हुए, टेस्ट वगैरह है, टेस्ट है या सबको कोरोना हो गया है। करीमाबाद में क्या हो रहा है, करीमाबाद में आज मैच है। किसका मैच है आज? ये सिर्फ दोबारा स्टार्ट हो गया, तो पब्लिक जाने दे रहे हैं या सिर्फ कि पागल वागल तो नहीं, क्राउड के साथ मैच करवा रहे हैं? अच्छा चलो खैर, भाड़ में डालो। तो पीएसएल की वैसे क्लास शॉर्ट हुई हुई है, अजीब ख्वार हमें। चैप्टर 3 चल, यहाँ से देख लिया करो। 3.9 का मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 3 का नवा लेक्चर, तो चैप्टर 3 चल रहा है। चलो हेडिंग डालो इंक्लाइंड प्लेन। देखो, सच सरफेस whose one end is, बेटा आवाज़ें बंद, such surface whose one end, such surface whose one end is higher than the other end, such surface whose one end is higher than the other end, such surface whose one end is higher than the other end is known as other end, OTHER वाला other. Such surface whose one end is higher than the other end is known as inclined plane. Such surface whose one end is higher than the other end is known as inclined plane. और करके लिखो, और पैराग्राफ बना के लिखेंगे, और करके लिखो, such surface whose one end is higher than the other end is known as inclined plane। और करके लिखो, such surface which makes an angle theta, which makes MAKES, such surface which makes an angle theta विथ हॉरिजॉन्टल, अच्छा विथ एंगल थीटा को THITA मत लिख देना, इस तरह लिखा जाता है, विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, इस तरह लिखा जाएगा।
मैं एक दफ़ा कॉलेज में पढ़ा रहा था तो वहाँ लिखा हुआ है विच मेक्स एन एंगल THITA लिख रहा था वो बच्चा, तो विच मेक्स एन एंगल थीटा लिखा जाएगा उसका सिंबल, विच मेक्स एन एंगल थीटा। अबे पावर नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास हैं। which makes an angle theta with horizontal, which makes an angle theta with horizontal is known as, which makes an angle theta with horizontal is known as inclined plane, is known as inclined plane. Such surface which makes an angle theta with horizontal is known as inclined plane, which makes an angle theta with horizontal is known as inclined plane. क्लियर है बेटा? विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल इज नोन एज इंक्लाइंड प्लेन। अब आप तमाम के तमाम बच्चे हेडिंग डाल दें एक्सप्रेशन फॉर एसेलरेशन, हेडिंग है ये, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा टॉपिक है क्या। बेटा हम अल्लाह ना करे कुरान की तिलावत तो कर नहीं रहे कि हमें तमाम कवाइद कलकला, नून, गुन्ना, कलकला, कहाँ मद, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। जब आप कवाइद के साथ कुरान पाक पढ़ेंगे ना, उसके बड़े कायदे हैं, कहाँ कलकला करना है, कहाँ आपको साकिन करना है, किस तरह से आपने गुन्ना करना है, उर्फ़ मद्दा, ये बड़े कायदे हैं इसके ना, सब ने पढ़ा होगा कि किस तरह से किसको उर्फ़ लीन वगैरह के कायदे हैं। तो लिहाजा कुरान में होता है वो। अब हम इंग्लिश में जाहिर सी बात है हमारी मदर टंग तो है नहीं, तो हम एग्जैक्टली वो एक्सेंट बना ही नहीं सकते कि जो, और अच्छा अंग्रेज़ों का भी सबका एक जैसा एक्सेंट नहीं है। अमेरिकन का अलग है, ब्रिटिश का अलग है। तुम मूवीज़ देखते होगे ना हॉलीवुड में, तो इतनी सारी जो इंग्लिश मूवीज़ हैं, वो वाली तो इंग्लिश मूवीज़ देखी होंगी ना भाई साहब, जो हॉलीवुड की डॉक्यूमेंट्री वाली मूवीज़ होती हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह देखी होंगी, तो टाइम नहीं मिलता, तो छोटी वाली मूवीज़ देख लिया करो इंग्लिश में, जिसमें इंफॉर्मेशन हो तुम लोगों के लिए। तो अब जैसे अगर बिल्फा पॉइंट पे आ जाओ, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग बेकार हो जाएगी। सुनो, तो वॉइस तमाम बच्चे सामने देखो, तो आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह जब देखे होंगे तो आपने देखा होगा हर मूवी के एक्सेंट क्या होते हैं, अलग अलग हो रहे होते हैं बुनियादी तौर पे। सबके अमेरिकन टोटली एक्सेंट अलग है और ब्रिटिश अलग है। आप अगर बिल्कुल किसी और मुल्क का देखेंगे, यूरोप में भी मुख्तलिफ़ इलाकों के एक्सेंट क्या पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। अच्छा जी, विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल इज नोन एज इंक्लाइंड प्लेन। अब बॉयज़ आप लोग बातें नहीं करें, आज इत्तेफाक की बात है, तुम लोग आए भी कम हो और बातें भी कर रहे हो। अब कोई भी बच्चा लिखता हुआ तो पाया जाए भले से, लेकिन बातें करता हुआ ना पाया जाए। अभी तक मैंने सिर्फ 2 बातें बताई हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया कि इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। मैंने कहा इंक्लाइंड प्लेन इज़ अ सरफेस विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, या फिर इंक्लाइंड प्लेन इज़ अ सरफेस हुज वन एंड इज़ हायर देन द अदर एंड। ये इसकी डेफिनेशन हो गई जी। दोनों डेफिनेशन लिख दो, अगर लिखनी एक हो तो थीटा वाली डेफिनेशन लिखना, अगर, और जो असल डेफिनेशन है वो थीटा वाली डेफिनेशन है। तो अगर दोनों में से कोई एक लिखनी हो कि यार मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा, तो वो थीटा वाली लिखना, वैसे दोनों लिख दो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब आ जाओ बुनियादी तौर पे इसका सवाल आता क्या है। इसका सवाल आता है कि डिफाइन इंक्लाइन प्लेन, और इंक्लाइन प्लेन में एक बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, वो कहेंगे सपोज अ बॉडी इज़ मूविंग डाउनवर्ड इन एन इंक्लाइन प्लेन, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एसेलरेशन। आपको डेरिवेशन किसकी करनी होगी, एसेलरेशन की। अब बहुत संजीदा होकर आपको देखना होगा इस टॉपिक को जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, अब मैं आपको जो कुछ डायग्राम बनवा रहा हूँ वो तमाम की तमाम चीज़ें मैं वर्डिंग लिखवाऊँगा, तो फोकस कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। भाई साहब होगा ये कि सबसे पहले आप एक बॉडी कंसीडर करेंगे लाइक दिस। ये सपोज कर लीजिए कि बॉडी रखी हुई है इंक्लाइंड प्लेन पे, और ये इंक्लाइंड प्लेन में रखी होने की वजह से ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रही है, मूव कर रही है। ये ऊपर से मूव करते हुए कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। यकीनन बॉडी पे नीचे की तरफ सबसे पहली बात वेट लग रहा होगा।
कुछ लगे ना लगे वेट तो लगता है, यानी mg तो लगता है। तो सबसे पहली बात, इस बॉडी पे नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा, डायग्राम बनाना प्रॉपर अंदाज में सीखें। नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा, और याद रखिएगा एक तो वेट होता है, ऊपर से साथ में क्या होता है कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी सरफेस यूँ है तो इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है, जो कि कल हमने जिक्र भी किया था, आर। अच्छा, आप कहेंगे नहीं सर आपने तो बताया था कि वेट के अगेंस्ट लगता है। अबे यार, अगर सरफेस यूँ हो तो वेट यूँ लगेगा और नॉर्मल यूँ लगेगा। अब यहाँ इत्तेफाक की बात है, नॉर्मल हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, ये जो सरफेस है ना इसके परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ इत्तेफाक की बात है, सरफेस ही यूँ है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आर जो बनेगा वो यूँ बनेगा। तो यहाँ mg के साथ आर 90 के एंगल पे नहीं है। खैर, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, ऊपर से बॉडी स्लिप होते हुए नीचे आ रही है, सपोज कर लो ये स्लाइड है, आप स्लिप मारते हुए नीचे आ रहे हो, तो ऊपर से बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी जिसको कहा जाएगा F, जिसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हेयर स्मॉल f रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और वो एक्चुअल फोर्स होगी जिससे बॉडी कहाँ आ रही होगी, नीचे आ रही होगी, ये वाली फोर्स होगी। अभी खैर पहले बताएं, हमारे पास जो पूरी की पूरी बात हुई है, सबसे पहले हमने एक बॉडी कंसीडर की है और वो ऊपर से स्लिप होते हुए कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। बॉडी का वेट, बॉडी की फ्रिक्शन, बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन। स्टेप नंबर 2, हम क्या करते हैं, वेट को अगर हमें डेरिवेशन करनी है तो हम वेट को इसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट में क्या कर देते हैं बेटा, रिजॉल्व कर देते हैं। ये जो वेट है इसको इसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट में हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। एक बन जाएगा mg cos थीटा, अभी लिखिएगा मत मेरे साथ, एक बन जाएगा mg cos थीटा और एक mg cos थीटा बन गया, और एक बन जाएगा mg sin थीटा। एक बन गया mg cos थीटा, एक बन गया mg, तवज्जो रखिएगा बेटा, एक बन गया mg cos थीटा, एक बन गया mg sin थीटा। अब mg cos थीटा और mg sin थीटा दो अलग अलग सेगमेंट्स बन चुके हैं। अब हम अगला स्टेप करने जा रहे हैं। अगला स्टेप करने से पहले मुझे एक बात बताइएगा, मैं अगर आपसे कहूँ कि वो फोर्स, अब ये सबसे मुश्किल स्टेप है, इसके आगे डेरिवेशन आसान है। मैं अगर आपसे बोलूँ कि वो फोर्स, और लिखिएगा नहीं मेरे साथ, मैं पहले वर्डिंग लिखवाऊँगा, वो फोर्स कि जो बॉडी को मूव करवा रही है, वो फोर्स किसके बराबर है, तो आप कहेंगे वो फोर्स बराबर है mg sin थीटा माइनस एफ के। आप में से यकीनन कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको समझ में आया हो, या किसी को आ गया समझ में, नहीं आया समझ में, मेरी बात को आराम से समझना। ये तो आपको पता होगा कि फोर्स निकालने के लिए बड़ी फोर्स में छोटी फोर्स को क्या करवा देते हैं, माइनस करवा देते हैं। वो फोर्स की जो अमल दरामद कर रही है, वो फोर्स के जिसकी वजह से बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ज़रा यहाँ देखिएगा मेरी उंगली के इशारे को, बॉडी वो फोर्स कौन सी है, mg sin थीटा, क्योंकि फोर्स वो देखी जाती है जिस तरह बॉडी जा रही हो, फोर्स वो देखी जाती है जिस तरह बॉडी जा रही हो। एक बॉडी है, उस पर यूँ लग रही है, सपोज कर लें 10 न्यूटन, यूँ भी लग रही है कितनी न्यूटन, 10 न्यूटन। यहाँ एक फैक्टर लग रहा है जिसको रिजॉल्व किया गया है, यहाँ लग रही है मिसाल के तौर पे 5 न्यूटन, और यहाँ लग रही है मिसाल के तौर पे 3 न्यूटन। तब मुझे एक बात बताएं, इन चारों तरफ में से बॉडी किस तरफ जाएगी, 5 वाले की तरफ, 5 वाले की तरफ जाएगी। और मैं अगर आपसे कहूँ कि बताओ 5 बॉडी जाएगी तो इस तरफ कितनी फोर्स के साथ जाएगी, तो 2 बोलेंगे आप बोलेंगे 5 है और इसमें ऊपर 3 लग रहा है अगेंस्ट में। बात समझ में आ रही है? तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। पूरा यही केस यहाँ अप्लाई हो रहा है। अब आप समझ गए होंगे, नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रही है, mg sin थीटा, ऊपर की तरफ अगेंस्ट में फोर्स क्या लग रही है, फ्रिक्शन। यानी जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो सिर्फ mg sin थीटा के बराबर नहीं है, वो बराबर किसके होगी, mg sin थीटा माइनस एफ। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो बराबर होगी, जैसे यहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स निकलवाता तो आपको बताते कि 5 - 3 यानी दिस माइनस दिस, तो इसका यही तो किया मैंने, mg sin थीटा माइनस एफ, इसमें से इसको क्या करवा दिया माइनस। mg cos थीटा में से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि बैलेंस है, और mg को तो मैंने ऑलरेडी रिजॉल्व कर दिया, तो अब mg का जिक्र नहीं कर सकता। तो जो फोर्स है वो बराबर है mg sin थीटा माइनस एफ के, f = mg sin थीटा माइनस एफ। बताओ समझ आ गया? आगे की डेरिवेशन मुश्किल नहीं है, बहुत ही आराम के साथ आगे के स्टेप्स पे चलेंगे हम। डायग्राम, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इंक्लाइंड प्लेन की जो फिगर है क्लियर है बेटा। उसके बाद हमारे पास, जी बेटा,
फिगर बिल्कुल ड्रॉ करेंगे, और फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको वर्डिंग भी लिखनी है और उसके बाद डेफिनेशन भी लिखनी है। किसकी जगह नहीं है? फिगर की ड्रॉ करने की जगह नहीं है, कॉपी ख़त्म हो गई। मैंने कब बोला कि ये लगाओ? तो फिगर इसके बाद इंक्लाइन प्लेन के बाद डेफिनेशन आई गई, ये हेडिंग के बाद तो जगह है ना, तो इस हेडिंग के बाद डायग्राम बनेगी, ठीक है, हेडिंग के बाद डायग्राम बनेगी। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहला स्टेप, एक स्टेप मैंने क्लियर करवाया है, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला स्टेप देखिएगा, अब बहुत आसान डेरिवेशन है, क्लियर हो गया। एफ की वैल्यू क्या होती है? एम ए। बेटा दोबारा से बातें शुरू कर दी तुम लोगों ने, सामने देखो, ये स्मॉल एफ है, क्लियर हो गया। यहाँ एम मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ आगे क्या करेगा, तो क्या बन जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन में क्या आ गया, एम। बोलो भाई साहब क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, अब हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट करेंगे। ए इज इक्वल टू, ये देखो ये एम इसके साथ भी है, एम इसके साथ भी आ गया और एम इसके साथ भी आ गया, क्लियर है। बीच में माइनस है तो माइनस की साइन आएगी, एम से एम, ये भी क्लियर हो गया ये। लेकिन याद रखिएगा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। तवज्जो के साथ ज़रा सुनिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी moving downward. This is the expression for acceleration of a body moving downward in presence of friction. अभी फ्रिक्शन मौजूद है। एक दफ़ा उन्होंने लंबी की, उन्होंने कहा ये तो इन क्या हो गया भैया, प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि आप डेरिवेशन कीजिए उस वक्त के लिए कि इमेजिन कर लो फ्रिक्शन मौजूद ना हो। उन्होंने कहा एक दफ़ा कि आप डेरिवेशन उस वक्त के लिए करें जब फ्रिक्शन मौजूद ना हो। तो अब मैं अगला स्टेप कर रहा हूं कि इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, बहुत रिलैक्स होकर समझिएगा इस स्टेप को, इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। ये पूरा एक ही सवाल चल रहा है। इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, अब इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ऐसा ही है भाई, फ्रिक्शन लेस है इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन है तो फ्रिक्शन ज़ीरो। तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन जाएगी A इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस 0 अपॉन एम। 0 अपॉन एम 0 हो जाएगा, तो बन जाएगा जी साइन थीटा। अब बहुत आराम से समझिएगा, तमाम बच्चे ज़रा नोट्स निकालें। 0 अपॉन एम क्या हो जाएगा, 0, तो ख़त्म हो जाएगा ना। ये वाली इक्वेशन लिखी, एफ़ की जगह 0 लिख दिया। अभी रुक जाओ, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अब बताने जा रहा हूँ मैं। जी साइन थीटा माइनस 0 अपॉन एम, ये आ गया जी साइन थीटा। अब मैं पहले एक लाइन लिख रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है वो, पेपर में जब भी सवाल आएगा इसी लाइन के हिसाब से आएगा। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या असल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, hence in case of frictionless, पहले मुझे ये सेंटेंस कंप्लीट करने दो, फिर मैं बताता हूँ असल सवाल इसका आता किस तरह से। hence in case of frictionless inclined plane, acceleration of our body is independent to the mass of body।
आप कहेंगे भाई साहब क्या पढ़ाना चाह रहे हैं आप, दोबारा से बताएं। अब समझिएगा, मैं अभी तक 5 चीज़ें बता चुका हूँ। सबसे पहले मैंने इंक्लाइन प्लेन की डेफिनेशन बताई, उसमें तो कोई एतराज़ नहीं है। फिर मैंने फिगर समझाई, कोई एतराज़ नहीं है। फिर फिगर की से डेरिवेशन स्टार्ट करा के एक डेरिवेशन ये वाली की, ये डेरिवेशन फ्रिक्शन लेस के लिए थी या फ्रिक्शन वाले के लिए थी? फिर मैंने फ्रिक्शन लेस के लिए की, ये डेरिवेशन फ्रिक्शन लेस के लिए। पेपर में सवाल क्या आता है, पेपर में मुझे एक बात बताओ, ये जो A=G sin हुआ है फ्रिक्शन लेस के लिए हुआ है, यहाँ पे मास का फैक्टर है क्या? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन है, अगर फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन है तो बॉडी का मास चाहे कुछ भी हो, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन में मास इन्वॉल्व है ही नहीं। अब पेपर में 3 दफ़ा अलग अलग अंदाज में सवाल किए गए, मुझे नोट्स दिखा देना ताकि मैं वीडियो में दिखा दूँ। अब ज़रा तमाम बच्चे जिनके पास नोट्स मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम बच्चे नोट्स के पेज नंबर 14 पे आ जाओ। मैं वीडियो में भी दिखा रहा हूँ ताकि बच्चों को वीडियो में भी समझ में आए, और तुम नहीं, और बाकी जिनके पास नोट्स है वो अरेंज कर लें। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ, सवाल आता किस तरह से, इसका सवाल मैं यहाँ पे ज़रा देखिएगा तवज्जो के साथ, बल्कि नज़र नहीं आ रहा, उल्टा हो रहा है। अब एक दफ़ा सवाल क्या आया, एक दफ़ा सवाल आया ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, ये एक सिंपल सवाल है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मास ऑफ अ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉर फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन, तुम क्या चाह रहे हो? फ़ैन ऑफ करना है, जाओ। अच्छा, एक तो हमें डेरिवेशन करनी है, एक हमें डेरिवेशन करनी है एक्सेलरेशन के लिए। अगला सवाल जो किया उन्होंने क्या किया, ज़रा सुनिएगा, 2004 में आया, अगर किसी के पास 5 है तो जाके देख लीजिएगा। कैन ए प्रूव डेट ऑल बॉडी स्लाइड विथ सेम एक्सेलरेशन इन अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन। ये सवाल आया, देखो सवाल में ये सब जिक्र ही किया। सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल तो बात सुनो, कैन ए प्रूव डेट all body slides with same acceleration in a frictionless inclined plane. Prove that all body slides with same acceleration in a frictionless inclined plane. पूरी की पूरी डेरिवेशन की यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, here A is independent of mass, hence all body slide with same acceleration if masses are different. भले से मास डिफरेंट हो, मास एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम। एक दफ़ा सवाल आया 2009 में और 2016 में, 2009 और 2016 का सवाल है। कहते हैं इट इज़, अब इसमें लंबी की उन्होंने, ओवर एक्टिंग देखिए। कहते हैं इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑल बॉडी स्लाइड डाउन इन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन हैव द सेम एक्सेलरेशन। इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑल बॉडी स्लाइडिंग डाउन विथ सेम एक्सेलरेशन इन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। हाउ डज इट हैपन, ये कैसे हो जाता है? तो इनकी ओवर एक्टिंग का जवाब चमाटा मार के देंगे, बोलेंगे भाई पूरी डेरिवेशन की यहाँ तक करके बालों से पकड़ के जोर से मारेंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे, नज़र आ रहा है मास, यहाँ कोई मास इन्वॉल्व नहीं है, सो बदमाशी करनी है। तो लिहाजा हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल बॉडी स्लाइडिंग डाउन विद सेम एक्सेलरेशन इन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। बात यह है कि सवाल को घुमा घुमा के मुख्तलिफ अंदाज में पूछे जा रहे हैं। सबके पास नोट्स मौजूद हैं। मेरे नोट्स में टॉपिक के बाद, जो मेरे नोट्स हैं उसमें टॉपिक के बाद मैंने दिया हुआ है कि एक सवाल को करने के मुख्तलिफ क्या होते हैं, स्टाइल्स होते हैं। याद रखिएगा, सवाल एक ही होता है, पूछने का अंदाज बार बार अलग होता है। तो आपको पहले तो टॉपिक को सीखना है, फिर ये सीखना है कि इसका सवाल कैसे कैसे पूछा जा सकता है। वो अगर क्लियर है तब जवाब दे पाओगे, वरना पेपर में नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे। वापस आओगे, बोलोगे सर ये सवाल आउट आ गया था, मैं बोलूँगा भाई साहब ये वाला सवाल तो किया हुआ था, और आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, भाई यार ये तो पक्का याद था हमें। ये ऐसा होता है, मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट या सेकंड में 9 मैट्रिक में क्या होता है, जैसा टीचर सवाल बताता है वैसे ही आता है। फर्स्ट या सेकंड में सवाल नहीं आता, फर्स्ट या सेकंड में टॉपिक आता है। आपको सवाल पढ़ के समझना होता है कि किस टॉपिक से सवाल आया है। तो उसके लिए मैंने नोट्स में क्या किया है, आप देखें रिलेटेड क्वेश्चन की हेडिंग डाली है, और हर यानी एक सवाल पिछले 40 सालों में 4 दफ़ा आया, तो वो 4 सालों में किस किस तरह से पूछा गया है आपने देखे। इंक्लाइन प्लेन का मैंने टॉपिक पढ़ाया है, जिनके पास नोट्स है वो देख सकते हैं। इंक्लाइन प्लेन का मैंने टॉपिक करवाया है, और इंक्लाइन प्लेन के नीचे जो क्वेश्चंस दिए मैंने पिछले कितने साल आए, 6 साल, यानी 6 अलग अलग सालों में अलग डिफरेंट तरीके से। तो 6 सालों में किस किस अंदाज में पूछा गया है वो सब मैंने मेंशन कर दिया। यानी आप इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक पढ़ के आराम से देख सकते हो कि अच्छा इसका सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, ओ ऐसे भी पूछा जा सकता है, अच्छा ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इससे होगा क्या, तवज्जो रखिएगा, इससे होगा क्या कि आपकी एक्सपर्टीज़ में इजाफा हो जाएगा। सवाल किसी भी अंदाज में पूछा जाए, आप फ़ौरन से आंसर लॉक करने की सलाहियत रखेंगे। बात समझ में आ गई? खैर, इंक्लाइन प्लेन में डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने। अब तमाम बच्चे हेडिंग डालें एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन।
डायग्राम का बनाया बिल्कुल है। एक्सप्रेशन फॉर एसिलेशन की वर्डिंग लिखवाऊंगा ना, वर्डिंग के बाद डायग्राम बनाना और उसके बाद ये डेरिवेशन कर लेना। हेडिंग डालो एक्सप्रेशन फॉर एसिलेशन, लिखो कंसीडर अ बॉडी। सपोज बॉडी नहीं लिखना। कंसीडर और सपोज में क्या फ़र्क है यार? कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास इन्वर्टेड कॉमास में m स्मॉल m। कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास इन्वर्टेड कॉमास में स्मॉल m। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा स्मॉल m एंड वेट mg ऑफ मास m एंड वेट इन्वर्टेड कॉमास में mg, वेट mg, वेट mg placed on an inclined plane, वेट mg, mg इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, placed on an inclined plane, placed on an inclined plane which makes an angle theta, placed on an inclined plane which makes an angle theta with horizontal, which makes an angle theta with, makes an angle theta with horizontal। फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे नाउ रिजॉल्व इट्स वेट, नाउ रिजॉल्व its weight, now resolve its weight inverted commas में mg, now resolve its weight inverted commas में mg, now resolve its weight into its rectangular components, now resolve its weight inverted commas में mg into its rectangular components, into its rectangular components, into its rectangular components, mg cos theta and mg sin theta, resolve into its rectangular components mg cos theta and mg sin theta, mg cos theta and mg sin theta as shown in figure, as shown in figure, mg cos theta and mg sin theta as shown in figure, then its resultant force will be, then its resultant force will be, then its resultant force will be, then its resultant force will be। लिख लिया? अब मेरी बात सामने देखो, सामने देखो बेटा, इट्स रिजल्टेंट फोर्स विल बी करके डायग्राम बनाओ और उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाओ और यहाँ तक राइट डाउन कर लो। क्लियर है? इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक ख़त्म होता है हमारा। चैप्टर नंबर 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।